ये हमारा एक ऐसा गहन अध्ययन है जहां हम सूचनाओं, किताबों और विज्ञान के पन्नों से जो सबसे दिलचस्प और काम की बातें हैं वो निकाल कर लाते हैं। और आज का हमारा विषय तो बहुत ही खास है और देखा जाए तो हमारे बिल्कुल आसपास ही मौजूद है। बिल्कुल। हम बात करने वाले हैं पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में, यानी अगर अंग्रेजी में कहें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और देखिए, हमारा आज का मिशन सिर्फ कुछ भारी भरकम वैज्ञानिक शब्द रटना नहीं है। सही बात है। इसका असली मकसद ये समझना है कि हमारे आसपास जो पौधे मौजूद हैं उनकी बाहरी संरचना कितनी जटिल, कितनी व्यवस्थित और कितनी अद्भुत है। हाँ, ये अध्ययन एक तरह का शॉर्टकट है। ये देखने का शॉर्टकट कि प्रकृति असल में काम कैसे करती है, ताकि जब भी हम किसी बगीचे से गुजरें या अपनी बालकनी के गमलों को ही देखें तो पौधों को एक बिल्कुल नए और एक पारखी नजरिए से समझ सकें। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे हम एक पौधे को सिर्फ बाहर से देखकर, उसके अंगों की बनावट को समझकर उसके जीवन के कई गहरे राज खोल सकते हैं, और वो भी बिना किसी बड़े माइक्रोस्कोप या मशीन के। बिल्कुल। और विज्ञान की ये शाखा इसलिए भी इतनी खूबसूरत है क्योंकि इसकी शुरुआत महज इंसान की अवलोकन करने की क्षमता, यानी ध्यान से देखने की आदत से हुई थी। शुरुआती प्रकृति विज्ञानियों ने केवल अपनी आंखों से देखकर ही जीव विज्ञान की एक पूरी की पूरी शाखा खड़ी कर दी। जड़ों से लेकर पत्तियों और फूलों तक पौधे के हर हिस्से की अपनी एक कहानी है, एक बेहतरीन इंजीनियरिंग है और एक बहुत ही खास काम है। लेकिन पौधों की इस जादुई दुनिया में उतरने से पहले हमारे आज के स्रोतों में एक ऐसी वैज्ञानिक का जिक्र है जिनकी कहानी ने मुझे सच में बहुत प्रभावित किया। डॉक्टर कैथरीन इसाओ। ओह हाँ, पादप विज्ञान या बॉटनी की दुनिया में इन्होंने जो किया वो सच में हैरान करने वाला है। उनका जन्म 1898 में यूक्रेन में हुआ था, लेकिन फिर 1931 में उन्होंने अमेरिका से अपनी डॉक्टरेट पूरी की। मैंने पढ़ा कि उन्होंने पौधों की बीमारियों पर कुछ ऐसा काम किया था जिसने उस समय की खेती को ही बचा लिया। उनकी कहानी विज्ञान के इतिहास की सबसे शानदार कहानियों में से एक है। डॉक्टर इसाऊ ने उस समय एक वायरस का अध्ययन किया जिसे कर्ली टॉप वायरस कहते हैं। कर्ली टॉप। हाँ, ये वायरस उस समय खेतों में फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक पौधे के अंदर ये बीमारी फैल कैसे रही है। उन्होंने अपनी शोध से दुनिया को पहली बार ये बताया कि ये वायरस पौधे के अंदर के उस रास्ते का इस्तेमाल करता है जिससे पौधा अपना खाना एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। अच्छा, और इस आहार चालन ऊतक को फ्लोएम कहा जाता है। मतलब वायरस ने पौधे के ही फूड डिलीवरी सिस्टम को हैक कर लिया था और डॉक्टर एसाऊ ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये वाकई एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी खोज थी। इससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिली कि पौधों के अंदर बीमारियां कैसे यात्रा करती हैं। और उनकी उपलब्धियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहीं। 1954 में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम था प्लांट एनाटॉमी। हाँ, जिसे पादप विज्ञान का विश्वकोश माना जाने लगा। सही कहा, इसने पूरी दुनिया में बॉटनी की पढ़ाई का नजरिया ही बदल दिया। 1957 में उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुना गया और वो ये सम्मान पाने वाली केवल 6वीं महिला थीं। 1989 में उन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सम्मान नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी मिला। और सबसे बड़ी बात, 99 वर्ष की आयु तक उनका इस क्षेत्र में पूर्ण प्रभुत्व रहा। मतलब एक पूरा जीवन पौधों के रहस्यों को सुलझाने में लगा दिया। एक सच्चा वैज्ञानिक जीवन। तो चलिए डॉक्टर एसाऊ की इसी जिज्ञासा को अपनाते हुए हम भी पौधों के रहस्यों को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं जमीन के नीचे से, यानी जड़ों से। मुझे हमेशा लगता था कि जड़ का काम बस मिट्टी में पड़े रहना और पानी सोखना है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि जड़ें भी कई अलग अलग डिजाइनों में आती हैं। बिल्कुल आती हैं। जैसे अगर हम एक गाजर या सरसों के पौधे को उखाड़ें तो एक लंबी मुख्य जड़ सीधी नीचे जाती है, लेकिन अगर हम घास को उखाड़ें तो कोई मुख्य जड़ नहीं होती, बस धागों का एक गुच्छा सा बाहर आता है। ऐसा क्यों है? ये पौधों के अलग अलग वातावरण में खुद को ढालने का एक बेहतरीन उदाहरण है। जो पहली तरह की जड़ आपने बताई जिसमें एक मुख्य जड़ गहरी जाती है, उसे मूसलामूल या टैप रूट कहते हैं। मूसलामूल। हाँ, जब एक बीज अंकुरित होता है तो सबसे पहले जो हिस्सा बाहर आता है उसे मूलांकुर या रेडिकल कहते हैं।
सरसों जैसे द्विबीजपत्री पौधों में यही मूलांकुर लगातार बढ़ता रहता है और एक मजबूत मुख्य जड़ बन जाता है। और घास में? गेहूं या घास जैसे एक बीजपत्री पौधों में यह शुरुआती मूलांकुर बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है और उसकी जगह तने के आधार से बहुत सारी पतली पतली जड़ें निकल आती हैं। इसे तंतुक या झकड़ा मूल यानी फाइब्रस रूट कहते हैं। ये मिट्टी की ऊपरी सतह को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखती है। ओह, तो इसीलिए घास को उखाड़ना इतना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और स्रोत में एक तीसरी तरह की जड़ का भी जिक्र है, अपस्थानिक मूल या एडवेंटिशियस रूट। ये नाम तो बड़ा भारी है, लेकिन इसका उदाहरण बड़ा जाना पहचाना है, बरगद का पेड़। हाँ, बरगद इसका क्लासिक उदाहरण है। बरगद के पेड़ में तो जड़ें जमीन से नहीं बल्कि ऊपर शाखाओं से निकलकर हवा में झूलती हुई नीचे जमीन तक आती हैं। सही कहा। जब जड़ें बीज के मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी भी अन्य हिस्से से जैसे तने या शाखाओं से निकलने लगें तो उन्हें अपस्थानिक मूल कहा जाता है। बरगद के पेड़ में ये जड़ें उन विशालकाय शाखाओं को खंभे की तरह सहारा देती हैं। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा से हैरान करती है, जमीन के नीचे तो बहुत सख्त मिट्टी और पत्थर होते हैं। एक नाजुक सी जड़ जब गहरी मिट्टी में अपना रास्ता बनाती है तो वो टूटती या छिलती क्यों नहीं है? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि प्रकृति ने जड़ को एक इनबिल्ट हेलमेट दिया हुआ है। हेलमेट पौधे के पास? हाँ, जड़ के बिल्कुल निचले सिरे पर एक टोपी जैसी बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है जिसे मूलगोप या रूट कैप कहते हैं। यह उंगली के पोर जैसी होती है। यह सख्त मिट्टी के बीच से रास्ता बनाते समय जड़ के कोमल सिरे की रक्षा करती है। क्या बात है! और इस हेलमेट के ठीक ऊपर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां कोशिकाएं पागलों की तरह विभाजित हो रही होती हैं। इसे मेरिस्टेमिक सक्रियता का क्षेत्र कहते हैं। तो मतलब यही वो जगह है जहां से जड़ असल में जन्म ले रही है या ग्रो कर रही है? जी हाँ। और इसके थोड़ा और ऊपर जाने पर दीर्घीकरण क्षेत्र आता है जहां ये नई बनी कोशिकाएं लंबाई में खिंचती हैं और जड़ को मिट्टी की गहराई में धकेलती हैं। समझ गई। और अगर आप इसके और ऊपर यानी परिपक्वन क्षेत्र में देखें तो वहां से बहुत ही पतले, पारदर्शी और कोमल धागे जैसी संरचनाएं निकलती हैं। इन्हें मूल रोम या रूट हेयर्स कहते हैं। असल में मिट्टी से पानी और खनिजों को सोखने का बारीक काम यही मूल रोम करते हैं, पूरी जड़ नहीं। ये तो किसी बहुत ही एडवांस ड्रिलिंग मशीन जैसा सिस्टम है। और जड़ें सिर्फ पानी ही नहीं सोखती, वे पौधे के लिए खाना भी स्टोर करती हैं, जैसे शकरकंद में, और कुछ पादप नियामकों यानी प्लांट हार्मोन्स को भी बनाती हैं। बिल्कुल। अब जमीन के ऊपर आते हैं, यानी पौधे का तना प्रांकुर या प्लूम्यूल से विकसित होता है ना? हाँ, जब बीज अंकुरित होता है तो जो हिस्सा नीचे जाता है वो मूलांकुर होता है और जो हिस्सा प्रकाश की तरफ ऊपर उठता है वो प्रांकुर होता है। यही आगे चलकर तना बनता है। तना असल में पौधे का मुख्य हाईवे है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इस पर गांठें, जिन्हें नोड्स कहते हैं, और पोरियां यानी इंटरनोड्स होती हैं। गांठें और पोरियां। अगर मैं गन्ने के एक टुकड़े की कल्पना करूं तो गन्ने पर जो बीच बीच में छल्ले या जॉइंट्स बने होते हैं, क्या वे गांठें हैं? बहुत ही सटीक उदाहरण है। हाँ, वे गांठें या नोड्स हैं। तने के जिस हिस्से से पत्तियां या शाखाएं निकलती हैं उसे गांठ कहते हैं, और दो लगातार गांठों के बीच की जो खाली जगह होती है उसे पोरी या इंटरनोड कहते हैं। तो इस हाईवे का काम क्या है? तने का मुख्य काम जड़ों से आए पानी और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाना और पत्तियों में बने भोजन को वापस पूरे पौधे में बांटना है। यह एक टू वे हाईवे की तरह काम करता है। इसके अलावा सहारा देना, सुरक्षा और कायिक प्रवर्धन भी इसके काम है। और अब हम पहुंचते हैं इस हाईवे की सबसे महत्वपूर्ण मंजिल पर, पत्तियां, जिन्हें हम प्रकृति के सोलर पैनल भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही नाम दिया आपने। स्रोत में पत्ती की बनावट को बहुत बारीकी से समझाया गया है। पत्ती के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक पर्णाधार या बेस, जिससे पत्ती तने से जुड़ती है। दूसरा स्तरिका या लैमिना, जो पत्ती का हरा, चौड़ा और चपटा भाग है, जो हमें मुख्य रूप से दिखता है। लेकिन मुझे तीसरा हिस्सा सबसे मजेदार लगा, पर्णवृंत या पेटियोल। यह वो छोटी सी डंडी है जो पत्ती को तने से जोड़ती है। मैंने हमेशा सोचा था कि ये बस एक सपोर्ट के लिए डंडी है, लेकिन इसका काम हवा में पत्ती को लगातार हिलाते रहना है ताकि पत्ती को ताज़ी हवा मिलती रहे और चिलचिलाती धूप में भी पत्ती ठंडी रहे। ये प्रकृति का अपना एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम है। और अगर हम पत्ती के चौड़े भाग यानी स्तरिका को ध्यान से देखें तो हमें उसमें नसों का एक पूरा जाल नजर आता है।
इन शिराओं या नसों की व्यवस्था को विज्ञान की भाषा में शिरा विन्यास या वेनेशन कहते हैं। मैंने एक चीज हमेशा सोची है, अगर मैं पीपल या गुड़हल का पत्ता देखूं तो उसमें नसें हर तरफ फैली होती हैं, बिल्कुल एक बेतरतीब जाल की तरह। हाँ, लेकिन अगर मैं केले का पत्ता या किसी घास का पत्ता देखूं तो उसमें नसें बिल्कुल सीधी एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। ऐसा क्यों है? आपकी अवलोकन क्षमता बहुत अच्छी है। ये पौधों के वर्गीकरण का एक बहुत बड़ा सुराग है। पीपल या जामुन के पत्तों में जो जाल होता है उसे जाली का शिराविन्यास कहते हैं, और ये द्विबीजपत्री पौधों की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, और वो केले वाला पत्ता? वहीं केले या घास के पत्तों में जहां नसें समानांतर होती हैं उसे समानांतर शिराविन्यास कहते हैं, जो एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट्स पौधों की पहचान है। आप सिर्फ पत्ती का डिजाइन देखकर बता सकते हैं कि पौधे का बीज कैसा होगा। ये तो सच में कमाल का शॉर्टकट है। इसके अलावा पत्तियों के आकार भी अलग अलग होते हैं। कुछ सरल पत्तियां होती हैं जो एक पूरी साबुत पत्ती होती है, और कुछ संयुक्त पत्तियां होती हैं जैसे नीम का पत्ता, जिसे हम नीम की एक छोटी पत्ती समझते हैं। वो असल में एक बड़ी पत्ती का बस एक छोटा सा हिस्सा या लीफलेट है ना? बिल्कुल। जब पत्ती का कटाव इतना गहरा हो जाए कि वो बीज की मुख्य शिरा तक पहुंच जाए और पत्ती कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाए तो उसे संयुक्त पत्ती कहते हैं। नीम में ये छोटे पत्ते एक ही मुख्य डंडी पर अगल बगल लगे होते हैं। इसे पिच्छाकार संयुक्त पत्ती कहते हैं। और कोई और डिजाइन भी होता है इसका? हाँ, कभी कभी ये सारे छोटे पत्ते एक ही बिंदु से निकलते हैं, बिल्कुल हमारी हथेली की उंगलियों की तरह, जैसे सिल्क कॉटन के पेड़ में। इसे हस्ताकार संयुक्त पत्ती कहते हैं। स्रोत में पत्तियों की व्यवस्था को लेकर एक और बहुत ही दिलचस्प शब्द है, पर्णविन्यास या फाइलोटैक्सी, यानी तने पर पत्तियां किस डिजाइन में लगी हुई हैं। ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर या व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो पौधे बहुत बड़े इंजीनियर और गणितज्ञ होते हैं। वे अपनी पत्तियों को तने पर ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि कोई भी पत्ती किसी दूसरी पत्ती की धूप न रोके। हर पत्ती को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य का अधिकतम प्रकाश चाहिए, और इसे हासिल करने के लिए वे 3 अलग-अलग पैटर्न अपनाते हैं। पहला, एकांतर या ऑल्टरनेट, जहां तने की हर गांठ पर सिर्फ एक पत्ती निकलती है और अगली गांठ पर पत्ती दूसरी तरफ होती है, जैसे सरसों या सूरजमुखी में। दूसरा है सम्मुख या ऑपोजिट, जहां एक ही गांठ से 2 पत्तियां बिल्कुल आमने सामने निकलती हैं, जैसे अमरूद के पेड़ में। और तीसरा है चक्करदार, जहां एक ही जगह से बहुत सारी पत्तियां निकलकर एक चक्कर सा बना लेती हैं, जैसे एल्स्टोनिया के पौधे में। धूप को पकड़ने की ये कितनी शानदार रणनीति है। बिल्कुल। पत्तियों के इस बेहतरीन सोलर पैनल सिस्टम के बाद अब बात करते हैं पौधे के सबसे सुंदर, आकर्षक और खुशबूदार हिस्से की, फूल। और फूलों के समूह या उनके लगने के क्रम को पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि तने पर फूल कैसे उगते हैं। इसके 2 मुख्य पैटर्न हैं। एक है असीमाक्षी या रेसीमोस और दूसरा ससीमाक्षी या साइमोस। असीमाक्षी में मुख्य तना बढ़ता ही रहता है और फूल साइड में अगल-बगल खिलते जाते हैं। और ससीमाक्षी में? ससीमाक्षी में तने की चोटी पर ही एक फूल खिल जाता है, जिससे उस तने की आगे की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन रुकिए, स्रोत में एक ऐसी बात लिखी है जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या एक फूल असल में एक तना ही होता है? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच है। फूल वास्तव में एक रूपांतरित प्रोरोह यानी मॉडिफाइड शूट है। मतलब ये एक ऐसा तना है जिसने अपना रूप बदल लिया है। वो कैसे? इसमें पोरियां लंबी होने की बजाय दबकर छोटी हो जाती हैं, और जो कांटे हैं जहां से आमतौर पर हरी पत्तियां निकलनी चाहिए थीं, वहां से पत्तियां तो निकलती हैं, लेकिन वे रूपांतरित होकर फूल के अलग-अलग हिस्से बन जाते हैं, जैसे कि पंखुड़ियां। ये तो कमाल है। यानी गुलाब की पंखुड़ी असल में एक बहुत ही एडवांस्ड और मॉडिफाइड पत्ती है। और स्रोत बताता है कि एक आदर्श फूल में 4 चक्र या घेरे होते हैं। सबसे बाहर की तरफ बाह्य दल या कैलिक्स होता है, जो आमतौर पर हरा होता है। जब फूल कली होता है तो यही हरे रंग का कवर उसे बचाता है। सही कहा। फिर उसके अंदर का घेरा होता है दल या पंखुड़ी, जिसे कोरोला कहते हैं। ये इतने चमकीले और रंग बिरंगे इसलिए होते हैं ताकि परागण के लिए कीड़ों और पक्षियों को आकर्षित कर सके। बिल्कुल। और इसके बाद अंदर के 2 चक्र पौधे के जनन अंग होते हैं। तीसरा चक्र पुमंग है, जो नर जनन अंग है और पुंकेसरों से बना होता है।
और सबसे अंदर केंद्र में होता है जायांग, जो मादांग है और अंडप से बना होता है, जिसके अंदर अंडाशय या ओवरी होती है। फूलों की बनावट में उनकी सममिति या सिमेट्री का भी बड़ा रोल है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप केंद्र से किसी भी दिशा में काटें तो वो बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में बंट जाएंगे, जैसे सरसों या धतूरा। इसे त्रिज्या सममिति कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक। हाँ, लेकिन मटर या गुलमोहर के फूल को आप सिर्फ एक ही खास एंगल से दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। इसे एक व्यास सममिति या जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। सममिति के अलावा फूल के अंदर अंगों की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप एक मंच या सिंहासन की तरह सोच सकते हैं, जिसे पुष्पासन कहते हैं। अगर मादा अंग यानी अंडाशय इस सिंहासन पर सबसे ऊपर बैठा है और बाकी सारे अंग, पंखुड़ियां, नर अंग उसके नीचे से निकल रहे हैं, तो इसे अधोजायांगता कहते हैं। अधोजायांगता मतलब सुपीरियर ओवरी? बिल्कुल, ऐसी ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहा जाता है, जैसे सरसों और बैगन्या। और अगर अंडाशय बीच में है और बाकी अंग उसके किनारे पर एक प्याले जैसी संरचना बनाकर बैठे हैं, तो वो परिजायांगता है, जैसे गुलाब में। और एक तीसरी स्थिति भी होती है। वो क्या है? अगर अंडाशय पूरी तरह से पुष्पासन के अंदर डूब गया है और बाकी अंग उसके ऊपर से निकल रहे हैं, तो उसे अधिजायांगता या इंफीरियर ओवरी कहते हैं, जो हमें सूरजमुखी या अमरूद में देखने को मिलता है। अब फूल की कलियों के अंदर की दुनिया भी बड़ी पेचीदा है। जब फूल कली की अवस्था में होता है तो उसकी पंखुड़ियां कैसे मुड़ी हुई या एक दूसरे से लगे हुई हैं, इसे पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन कहते हैं। शो ने इसके कई प्रकार दिए हैं। जैसे अगर पंखुड़ियां बस एक दूसरे के किनारों को छू रही हैं बिना ओवरलैप किए, तो वो कोर स्पर्शीय है। और अगर वे छाते की परतों की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, तो वो व्यावर्तित है। और फूल के अंडाशय के अंदर बीज कैसे लगे, ये भी तो एक व्यवस्था है ना, जिसे बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है, हमारी रसोई ही काफी है। रसोई? वो कैसे? देखिए, जब आप एक मटर की फली को छीलते हैं तो सारे बीज एक किनारे पर एक लाइन में लगे होते हैं। इसे सीमांत या मार्जिनल बीजांड न्यास कहते हैं। हाँ। और जब हम टमाटर को आड़ा काटते हैं तो बीज बीच में एक सेंटर पिलर या स्तंभ से जुड़े होते हैं। ये स्तंभीय व्यवस्था है। बिल्कुल सही। और अगर आप खीरा काटें या सरसों को देखें तो बीज बाहरी दीवारों पर चिपके होते हैं, जिसे भित्तियां कहते हैं। इसके अलावा सूरजमुखी की तरह आधारी व्यवस्था भी होती है, जहां सिर्फ एक बीज बिल्कुल बेस में लगा होता है। और जब यही फूल निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेता है, तो इसका यही अंडाशय पककर फल बन जाता है और अंदर की बीजांड विकसित होकर बीज बन जाते हैं। फलों में भी प्रकृति ने कुछ अपवाद रखे हैं। जैसे कुछ फल बिना निषेचन के ही बन जाते हैं, जिन्हें अनिषेक जनित या पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं, जैसे केला। लेकिन यहाँ यह विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है जब हम आम और नारियल की बात करते हैं। हाँ, ये बहुत ही खास उदाहरण है। हम आम को एक रसीला फल मानते हैं और नारियल को एक सख्त गोला, लेकिन विज्ञान की नज़र में ये दोनों बिल्कुल एक ही कैटेगरी के फल हैं। इन्हें अष्ठिल फल या ड्रूप्स कहा जाता है। ये बॉटनी के सबसे मजेदार तथ्यों में से एक है। आम और नारियल दोनों का विकास एक ही तरह के अंडाशय से होता है। फल की दीवार के 3 हिस्से होते हैं। सबसे बाहर का छिलका, जिसे एपिकार्प कहते हैं, बीच का हिस्सा यानी मेसोकार्प, और सबसे अंदर का सख्त हिस्सा एंडोकार्प। तो आम में जो बाहरी छिलका है वो एपिकार्प है, जो मीठा गूदा हम खाते हैं वो मेसोकार्प है, और जो सख्त गुठली है वो एंडोकार्प है। बिल्कुल। और नारियल में भी बाहरी हरा छिलका होता है, लेकिन उसका बीच का हिस्सा मीठे गूदे के बजाय रेशेदार होता है, जिससे नारियल की जटाएं बनती हैं। और अंदर का सख्त खोल एंडोकार्प है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। और इन फलों के अंदर जो बीज होते हैं वे भी पौधे के प्रकार के अनुसार अलग होते हैं। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री बीज। इसे समझना बहुत आसान है। हाँ, अगर हम मूंगफली या चने के बीज को लें तो वह आसानी से 2 बराबर हिस्सों में खुल जाता है, जिन्हें हम बीजपत्र कहते हैं। यह द्विबीजपत्री है। इन दोनों हिस्सों के बीच में एक छोटा सा भ्रूण होता है, जिसमें एक मूलांकुर और एक प्रांकुर होता है। और दूसरी तरफ एक बीजपत्री बीज होते हैं, जैसे गेहूं, मक्का या चावल। आप इन्हें 2 बराबर हिस्सों में नहीं खोल सकते। इनमें ज्यादातर जगह एक भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म घेर लेता है, जो असल में बढ़ते हुए पौधे के लिए जमा किया गया भोजन है। मक्के के दाने में इस भ्रूणपोष के बाहर
प्रोटीन की एक परत होती है जिसे एल्यूरोन परत कहते हैं। यही कारण है कि साबुत अनाज सेहत के लिए इतने अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि जब हम अनाज को ज्यादा रिफाइन करते हैं तो यही पोषण वाली परत छिलकर निकल जाती है। इनमें प्रांकुर और मूलांकुर को ढकने के लिए क्रमशः प्रांकुरचोल और मूलांकुरचोल नाम के सुरक्षा कवच होते हैं। ये सारी जटिल संरचनाएं, पत्तियों के डिजाइन, फूलों की बनावट, बीजों के प्रकार, ये सब सुनने में जितने रोमांचक हैं, वैज्ञानिकों के लिए इन्हें याद रखना और समझाना उतना ही मुश्किल काम रहा होगा। शायद इसीलिए वैज्ञानिक पौधों का वर्णन करने के लिए एक खास अर्ध तकनीकी विवरण का इस्तेमाल करते हैं। वे पुष्पी सूत्र और पुष्पी चित्र बनाते हैं। बिल्कुल। जब कोई वैज्ञानिक किसी पौधे की प्रजाति का वर्णन करता है तो वो पन्नों के पन्ने नहीं लिखता। वो कुछ खास प्रतीकों, अक्षरों और नंबरों का इस्तेमाल करके एक छोटा सा समीकरण या सूत्र बनाता है। ये बॉटनी की एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अच्छा, तो ये एक यूनिवर्सल कोड की तरह है, यानी आलू के कुल का पुष्पी सूत्र देखेंगे तो दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही नज़र में समझ जाएंगे कि इस पौधे के फूल में कितनी पंखुड़ियां हैं, वे आपस में जुड़ी हैं या अलग हैं, और अंडाशय की स्थिति क्या है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इस पूरे गहन अध्ययन का निचोड़ ये है कि मानक वैज्ञानिक शब्दावली हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कठिन शब्दों का कोई डरावना जाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझने का एक बेहद तार्किक और शानदार तरीका है कि पौधे अलग-अलग पर्यावरणों में कैसे अनुकूलन करते हैं, कैसे उन्होंने खुद को जीवित रखने के लिए, धूप पाने के लिए, पानी बचाने के लिए अपनी जड़ों, तनों और पत्तियों में इतने शानदार बदलाव किए हैं। इस ज्ञान को हासिल करने के बाद मुझे यकीन है कि रसोई में रखे टमाटर को काटना या घर के बाहर लगे नीम या बरगद के पेड़ को देखना अब किसी के लिए भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हर पत्ती का कोण, हर फूल का रंग, हर बीज की बनावट अब प्रकृति की एक जबरदस्त इंजीनियरिंग का अजूबा लगेगी। इसमें कोई शक नहीं, प्रकृति ने किसी भी चीज को बिना किसी ठोस कारण के नहीं गढ़ा है। हर डिजाइन के पीछे एक उद्देश्य है। और इसी बात पर आज के इस विश्लेषण को समेटते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है, जिससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। बताइए, क्या सवाल है? हमने अभी चर्चा की कि विज्ञान के अनुसार एक फूल वास्तव में एक रूपांतरित तना है, एक ऐसा तना जहां पत्तियों ने खुद को रंग बिरंगी पंखुड़ियों में बदल लिया है। सोचने वाली बात यह है कि एक पौधे के जीवन में वो कौन सा सटीक ट्रिगर है, वो कौन सा रासायनिक या पर्यावरणीय संकेत है जो अचानक एक साधारण हरी पत्ती बनने की प्रक्रिया को रोक देता है। ये तो सोचने वाली बात है। वो कौन सा बटन है जिसे दबाते ही एक हरी पत्ती अचानक से लाल रंग, मखमली एहसास और मीठी खुशबू वाली गुलाब की पंखुड़ी में बदल जाती है? ये वाकई विकासवाद और आनुवंशिकीता एक ऐसा गहरा रहस्य है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये महज मिट्टी से मिलने वाले कुछ रसायनों का खेल है, मौसम के बदलने का संकेत है, या इसके पीछे प्रकृति की कोई और ही गहरी प्रोग्रामिंग है? जब तक हम हरी पत्तियों के फूल बनने के इस जादुई रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ लेते, तब तक हर खिलता हुआ फूल हमें चौंकाता रहेगा। यही विज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता है, जहां हर नया जवाब अपने साथ एक और नया और ज्यादा दिलचस्प सवाल लेकर आता है। बिल्कुल। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम अपने आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। पौधों की इस मूक लेकिन बेहद सक्रिय और जटिल दुनिया को समझने का ये सफर शानदार रहा।